इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन मेथड, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम और केएनएन पढ़ा, जो कि तीनों क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। आज इसी प्रोसेस में हम लोग चौथा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एल्गोरिथम है, वो है सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। आज उसकी स्टडी करेंगे। जनरली रिग्रेशन में ये प्रॉब्लम आती थी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम मीन्स कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, हमारे जो इंस्टेंसेज हैं इनको कैसे हम दो क्लास में क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम क्लास में ब्रेक करेंगे। इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेथड है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेथड में इंस्टेंस को हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्टेंस को क्लासिफाई क्लासेज में जो है ब्रेक कर देते हैं। लेकिन इसके लिए जो हमारे पास लाइन यूज होता था डिवाइड करने के लिए, वो आर्बिट्री लाइन होती थी। आर्बिट्री बाउंड्रीज या आर्बिट्री मीन्स रैंडमली कोई भी एक चूज कर लेते थे और हम ये नहीं डिसाइड करते थे कि ये ज्यादा सही डिवाइड करने वाली लाइन है या कोई और। इससे भी प्रॉब्लम रिजल्ट में कुछ आते थे, जिनको सॉल्व करने के लिए हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम आया, जिसमें दो तीन नए कॉन्सेप्ट आए कि यहाँ पे हम आर्बिट्री लाइन नहीं चूज करेंगे, यहाँ पे हम मैक्सिमम मार्जिन वाली लाइन जिनको हाइपरप्लेन कहते हैं उनको चूज करेंगे। ये हाइपरप्लेन क्या करेगा, जो हमारा एन स्पेसेस हैं इनको क्या करेगा, क्लासेस में ब्रेक कर देगा। एन स्पेसेस मीन्स क्या हुआ, एन स्पेसेस का मतलब क्या होगा, हमारा एक्स वाई में जैसे डेटा पॉइंट इतने सारे हैं, x1 x2 में इतने सारे डेटा पॉइंट हैं, इनको दो क्लास में ब्रेक कर देगा। बीच से हम कैसे इसको, हम आर्बिट्री लाइन, इसको हम हाइपरप्लेन को चूज कैसे करेंगे, एक लाइन ऐसी यूज करेंगे जो इसको बीचों बीच डिवाइड कर दे। अब यहाँ L1 L2 L3 तीन लाइनें हैं, अब तीनों डिवाइड कर रहे हैं, कैसे बेस्ट पॉसिबल है, कैसे हम मानेंगे कि कौन सा हमारा हाइपरप्लेन सबसे अच्छा है। तो हम पहले देखते हैं कि जिसमें मैक्सिमम मार्जिन होगा वही हमारा बेस्ट होगा। मैक्सिमम मार्जिन मतलब जो हमने लाइन, जो डेटा पॉइंट के बीच की दूरी है जिसमें मैक्सिमम होगी वही। जैसे L2 लाइन हमने ड्रा किया, और यहाँ से देखिए, अब ये जो जैसे L2 लाइन ड्रा किया तो इस स्पेस को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे वाले नेगेटिव। नेगेटिव वाला जो हमारे पास हाइपरप्लेन है, इसकी दूरी देखिए, L2 की इस पॉइंट से दूरी कम है, जबकि यहाँ से इस वाले डेटा पॉइंट से ज्यादा है। ये कम है मीन्स मार्जिन यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। L3 में देखिए, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट की मार्जिन कम है, यहाँ पे भी मार्जिन कम है। लेकिन L1 में देखिए, यहाँ से मार्जिन ज्यादा है, पहले कंपेरिजन दोनों से यहाँ से भी मार्जिन ज्यादा है। L1 हमारा क्या है, परफेक्ट हाइपरप्लेन है। अब जब हमारा हाइपरप्लेन डिसाइड हो जाएगा कौन सा हमारा हाइपरप्लेन है जो हमारे इन स्पेसेस को दो क्लास में दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा है, तो हमारा अगला टारगेट रहेगा, जब हमारा हाइपरप्लेन डिसाइड हो गया तो उसके आसपास जो नियरेस्ट पॉइंट हैं वो बोले जाएंगे सपोर्ट वेक्टर। वो क्या हो जाएंगे, हमारे सपोर्ट वेक्टर। और सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, ये वो डेटा पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट रहता है। अगर इसमें परिवर्तन लाएंगे तभी आउटपुट में परिवर्तन होगा। इनके अलावा जो डेटा पॉइंट हैं उनकी कोई यूज नहीं है, मीन्स उनको अगर हम रिप्लेस भी करेंगे तो कोई आउटपुट में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन या डिफरेंस केवल सपोर्ट वेक्टर वाले जो डेटा पॉइंट है उन्हीं को होता है। इसलिए ऑप्टिमल हाइपरप्लेन का चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा हाइपरप्लेन हो गया, और क्या, सपोर्ट वेक्टर। हाइपरप्लेन कैसे हम इसमें निकालेंगे, मैक्सिमम मार्जिन जो है, जो द गोल ऑफ द एसवीएम एल्गोरिथम इज टू क्रिएट द बेस्ट लाइन और डिसीजन बाउंड्री दैट कैन सेग्रीगेट n डायमेंशनल स्पेस इनटू क्लासेस, जो n डायमेंशनल स्पेस को क्लासेस में ब्रेक कर देता है। और इसलिए ब्रेक करता है कि कोई नया डेटा पॉइंट आया तो इजीली जो है कैटेगराइज हो जाए और करेक्टली जो है उसको हम आइडेंटिफाई फ्यूचर में कर सकें। तो द बेस्ट डिसीजन बाउंड्री इज कॉल्ड हाइपरप्लेन। द बेस्ट डिसीजन बाउंड्री इज कॉल्ड हाइपरप्लेन। दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर क्या होते हैं, मीन्स वो डेटा सेट जिनको हम केवल एक सीधी स्ट्रेट लाइन से डिवाइड कर दें, क्लासिफाई कर दें दो क्लासेस में। ऐसे डेटा सेट, ऐसे प्लेन जिसमें हम केवल एक स्ट्रेट लाइन खींचे और वो इजीली क्लासिफाई हो जाए दो क्लासेस में, तो वो क्या बोला जाएगा, लीनियर एसवीएम। ऐसे डेटा को लीनियर सेपरेबल डेटा बोलेंगे, लीनियरली सेपरेबल डेटा। और ऐसे क्लासिफायर को लीनियर एसवीएम क्लासिफायर। नॉन लीनियर नाम से क्लियर है कि इसमें लीनियर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन खींच करके दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन इनका रहेगा। इसलिए हमको एक और एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, जेड जिसको बोलेंगे, जहां जेड स्क्वायर बोलते x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। हाइपरप्लेन हमने इजीली पहले डिस्कस कर लिया, हाइपरप्लेन क्या रहेगा, सपोर्ट वेक्टर क्या रहेगा। हाइपरप्लेन
there can be multiple line decision boundaries to segregate the classes in a n-dimensional space, but we need to find out the best decision boundary. बहुत सारी लाइनें हैं जो उनको स्पेस को दो पार्ट में ब्रेक करेगा, लेकिन हमको क्या करना है, बेस्ट डिसीजन बाउंड्री उसको चूज करना है जो हमारे डेटा को इजीली क्लासिफाई कर सके. द बेस्ट बाउंड्री इज नोन एज द हाइपर प्लेन ऑफ एसवीएम. जो बेस्ट बाउंड्री होगी वो एग्जांपल ये देख रहे हैं, इसमें भी आप देख लीजिए. यहाँ से क्या है, ये ब्लैक वाली लाइन, रेड वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन, तीनों हैं. पहले हम चलते हैं रेड वाली लाइन से, देखते हैं. रेड वाली लाइन खींचा गया, ये भी डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया. लेकिन यहाँ देखिए ये रेड वाली लाइन, इनका मार्जिन देखिए इस वाले डेटा पॉइंट से बहुत ही कम है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है. ग्रीन वाले में देखिए इसमें भी बहुत कम है, ये भी सही नहीं है. थर्ड वाला देखिए ब्लैक, इसमें मार्जिन देखिए इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से ज्यादा है, मैक्सिमम मार्जिन है. तो हमारा ये वाला जो ब्लैक वाला है ये हमारा बेस्ट बाउंड्री बोला जाएगा और यही हाइपर प्लेन होगा. अब जब ये हाइपर प्लेन डिसाइड हो गया, इसके पास के जो दो नजदीक के डेटा पॉइंट है वो सपोर्ट वेक्टर हो गए, मींस ये और ये सपोर्ट वेक्टर हो गए. इसके ऊपर या नीचे इनको दो प्लेन में डिवाइड हो जाएगा, एक को पॉजिटिव हाइपर प्लेन मान लीजिए और दूसरे वाले को नेगेटिव. सेम यहाँ भी बेस्ट लाइन यहाँ खींचा गया, ऊपर वाला पॉजिटिव हाइपर प्लेन और नीचे वाला नेगेटिव. इसको आप वाइस वर्सा चेंज भी कर सकते हैं. और जिसके आसपास की जो डेटा पॉइंट है ये और इधर ये क्या हो जाएंगे हमारे सपोर्ट वेक्टर. एसवीएम कहाँ यूज होता है, फेस डिटेक्शन में, बायोइनफॉर्मेटिक्स में, क्लासिफिकेशन, वेरियस इसके इम्प्लीमेंटेशन वाले फील्ड है, लेकिन बेसिकली यही है. रिमोट होमोलॉजी डिटेक्शन, हैंड राइटिंग डिटेक्शन, जनरलाइज्ड प्रेडिक्टिव कंट्रोल, टेस्ट एंड हाइपरटेक्स्ट कैटेगराइजेशन. अब ये तो एक बेसिक सी डिफिनेशन हो गई, क्योंकि एसवीएम बहुत ज्यादा इसमें यूज हो रहे हैं, लगातार इस पर रिसर्च जारी है. अब हम इसको देखते हैं हम अपने प्रोग्राम में इसको कैसे करेंगे. सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो है पाइथन में हम यूज कैसे करेंगे. ओके, यहाँ से हम जुपिटर नोटबुक ऑन करते हैं. पहले थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है. इस जुपिटर नोटबुक के बाद हम सेम यही सब प्रोग्रामिंग जो है हम देखेंगे स्पाइडर पे भी करके, स्पाइडर पे भी. और इसमें चूंकि ये पूरा इसमें पैकेज नहीं है, इसलिए आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज हो रहा है. चलिए हम अच्छा, इसमें हम सेम जो हमने इससे पहले केएनएन वाले में किया था, जो डेटा लिया था, सेम वही डेटा सेट रहेगा, उसी पर हमको वर्क करना है. हमारा परचेज का था, हमने पहले इसको दिखाया था. आप उसी सेम डेटा पॉइंट को हम एसवीएम में करके देखते हैं. तो स्टेप आपको एकदम क्लियर है. पहला होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप. प्री प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, डेटा को मॉडल में देने से पहले प्योर कर लेना है. प्योर कर लेना मतलब डेटा को इंपोर्ट करना है, डेटा में जो वेरिएबल हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट उनको अलग कर लेना है, डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में ब्रेक कर देना है. डेटा को दो पार्ट में, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, जो कि 70-30, लेकिन ऑप्टिमल केस में 80-20 का रेशियो रहता है. मीन्स 80% ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्टिंग के लिए. और ट्रेनिंग डेटा को हम मॉडल में देंगे, ये ध्यान देना है, टेस्टिंग डेटा को मॉडल में नहीं देना है. अब जब ये वेरिएबल को हमने ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर लिया, फिर हम इसको स्केल करेंगे. स्केलिंग की इसलिए जरूरत पड़ती है कि यूनिफॉर्मिटी रहे, लिनियरिटी, यूनिफॉर्मिटी डेटा के बीच में रहे, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर वो न शो करे. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ने यहाँ से इंपोर्ट किया, उसके बाद इसको आप देख सकते हैं एसवीएम को. ये है हमारा जिसमें 1 2 4 5 कॉलम है, 90 रोज हैं. बाय डिफॉल्ट हमको 5 देखना है, तो आपको पता है ये df.it 5 आ गए. अब इसमें से हमको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमको ये देखना है कौन से जो सैलरी वाले आइटम को परचेज कर रहे हैं ज्यादा या नहीं, ये हमारा जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. तो जिसमें ये 001 नॉन परचेजिंग और 1 वाले परचेजिंग वाले रहेंगे, एज और सैलरी तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और परचेज क्या हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल.
तो हम इसको पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में ब्रेक कर देंगे इस फंक्शन के द्वारा। आप इसको देख भी सकते हैं, हम यहाँ पे इसको ब्रेक करके प्रिंट, ये देख लीजिए कि कॉलम नंबर 012, ये 0 1 2 2 एंड 3 5 दिखा दिया। सिमिलरली ये प्रिंट y, अब यहाँ प्रिंट x एंड y दोनों है, x ऊपर है y नीचे, ये पूरा दिखा रहा है कि ये 5 लोग नॉन परचेजिंग, इतने परचेजिंग, नॉन परचेजिंग, ये सब। इसके बाद हमारा क्या होगा, उसको हम स्प्लिट कर देंगे किसमें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट में ये ध्यान दीजिए, टेस्ट साइज 0.25 लिखा है, आप इसको ट्रेनिंग साइज भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग साइज लिखेंगे तो 0.75 लिखना पड़ेगा, न कि 0.25। दोनों में केवल एक ही लिखना है, दोनों नहीं, क्योंकि एक नो आप दिया है तो बाय डिफॉल्ट जो दूसरा वाला है उसको अपने आप हो जाएगा। जैसे टेस्ट साइज 0.25 है, इसका मतलब 25 किसमें यूज हो गया, ट्रेनिंग के लिए। आप टेस्ट साइज भी ट्रेनिंग साइज लिख सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग साइज लिखेंगे क्या रहेगा, ट्रेन अंडरस्कोर साइज इक्वल टू, ये रहेगा ट्रेन अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 0.75, सेम रिजल्ट। हम इसको ऐसे कर देंगे। चलिए रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, ये बाय डिफॉल्ट इसको नहीं दिया जाता है, अगर क्या क्यों दिया जाता है ये देखिए, ये इनिशियलाइज करता है कि इस जगह से स्टार्टिंग होगी। जैसे ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा हो गया, इसके बाद जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे ट्रेनिंग वाले या टेस्टिंग वालों को, वो क्या करेगा, हर बार रैंडम रिजल्ट देता रहेगा, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट में ब्रेक है, 80% ट्रेनिंग के लिए है या 75% बाकी टेस्टिंग के लिए, तो रिजल्ट उनका अलग अलग आएगा। लेकिन अगर हम इसको कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू 0 या 1, तो बार बार हर बार जब इसको कॉल किया जाएगा फंक्शन को, बार बार जब कॉल करेंगे तो रिजल्ट उसका जो है वो सेम ही दिखाएगा, अलग अलग नहीं दिखाएगा। इसलिए हम यहाँ रैंडम अंडरस्कोर स्टेट लिखते हैं। फिर स्केलिंग, एक स्केल में लाने के लिए ये कर दिए, तो देखते हैं स्केल करके। एक्स ट्रेन नॉट डिफाइंड, ओके, ये रिजल्ट आ गया। टेक्स्ट, ये रिजल्ट आया। देन क्लासिफायर का हमने यूज किया, क्लासिफायर आ गया। अब ये जब हमने ब्रेक किया इसको, तो यहाँ पे हमने सपोर्ट वेक्टर के सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को कॉल किए हैं, फिर हमने प्रिडिक्ट करा लिया इसकी वैल्यू बताने के लिए। यहाँ पे वन मतलब ये लोग क्या है, परचेज किए हैं इसने लोग। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज होगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा मॉडल है वो एक्चुअल, वो उसकी इफिशिएंसी कितनी है, क्लासिफिकेशन कितना एफिशिएंटली वो कर लिया, इसका डिसीजन हम किससे लेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। जिसमें ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर देगा, लेकिन इसको समझना है तो ये है कि जो हमारा 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहला, चाहे वो 2x2 का हो चाहे वो 3x3 का हो, जो फर्स्ट रहेगा उसको आप देखिए, फर्स्ट क्या है, 1 1। यहाँ से डायगोनली आप जाएंगे, जो भी मिलता जाएगा वो हमारे सभी सही बताने वाले होंगे। उसके बाद जो 1 2 वाली लाइन रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, फॉल्स। मीन्स ये ट्रू वैल्यू को बताएगा, ट्रू पॉजिटिव, ये ट्रू नेगेटिव, ये फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, जो मीन्स अगर 5 हमने प्रिडिक्ट किए तो 5 में, अभी देखिए 1 1 2 2 क्या बता रहा है, 2, 5 में 2 सही और 3 गलत बता रहा है। यहाँ हमारा एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है, डेटा को हमको फिर से और ज्यादा डेटा लेके उसको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक्यूरेसी 0.20 0.16 इसलिए है क्योंकि इसमें 3 तो ये जो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें 3 तो गलत बता दे रहा है, 2 सही है। इस प्रकार अब इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप बचता है वो टेस्टिंग विजुलाइज करना और ट्रेनिंग को विजुलाइज करना। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
इतना इसको अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। बेसिक है, फाउंडेशन के लिए है। आगे इसके यूज 3D से 2D कन्वर्जन इस समय बहुत ज्यादा इस समय चल रहे हैं, उसको हम लोग आगे लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा होगा अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम की स्टडी करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।